हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम एक्सेंचर के बारे में। सो एक्सेंचर का जो रोल है उसके हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट, बेसिकली एस ए। अब इसको मैं शॉर्ट में ऐसे ऐसे बोलूंगा क्योंकि ये एक नाम काफी बड़ा है जिससे शॉर्ट में हम कम्युनिकेट कर पाए। इस रोल के बारे में ए टू जेड सारी बातें, सब कुछ सैलरी से लेके वर्क से लेके सब कुछ एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऐसे ऐसे की सीटीसी इनहैंड सैलरी वेरियल पे एंड पीएफ डिडक्शन। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो सीटीसी इसका होता है अराउंड 3.47 एलपीए। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें तो मतलब इससे रहता है कि भाई हमारी इनहैंड सैलरी कितनी बनेगी। तो जो आपकी इनहैंड सैलरी इसमें बन रही होगी वो बन रही होगी लगभग 22 से 23 हजार रुपए। अब ऐसा क्यों, बाकी पैसे कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि कोई टैक्स डिडक्शन तो होता नहीं है। देखो बाकी पैसे आपका जाता है पीएफ डिडक्शन जो कि मंथली होता है 1800 रुपए का। सही साथ में एक्सेंचर काफी सारे डिडक्शन करती है जिसको आप वेरिएबल पे में काउंट कर सकते हो। काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं डिडक्शन के, बट आप इसको वेरिएबल पे बोल सकते हो जो कि 0 to 10% तक रहता है। क्योंकि मैं उसको पूरा नहीं खोलना चाहता हूँ, अगर आप बोलोगे तो एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर मैं बना दूंगा। बट मेरे हिसाब से उतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेजरली जानना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एनएंड सैलरी आपकी 22 से 23 आती है, 10% तक आप वेरिएबल पे एक्सपेक्ट कर सकते हो और 1800 रुपए का डिडक्शन होता है आपका मंथली। अब अगर हम आगे बात करें ट्रेनिंग्स की, बट ट्रेनिंग्स से जाने से पहले कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट है जानना। क्या एक्सेंचर इंटरनेट बिल देती है? तो यस, आपको रीएम्बर्समेंट में इंटरनेट का बिल मिलेगा। सही साथ में आपको 15 डेज का अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाता है जब आप फ्रेशर होते हो और अगर आप रिलोकेट हो रहे हो। और अगर आपको रहने के लिए आपको अगर अकोमोडेशन चाहिए तो 15 डेज का प्रोवाइड कराया जाता है इनकी तरफ से, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी आपको मिलता है। और इसी के साथ में ट्रेनिंग्स हो गई, साथ ही साथ में आपको प्रीमियम कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, इंटरनेट का आपको बिल मिलता है, कैब फैसिलिटी एक्सेंचर प्रोवाइड कराती है। तो इस टाइप के बेनिफिट्स आपको एडिशनली मिल जाते हैं। और अगर रीएम्बर्समेंट में बात करूं तो काफी सारी इनने और पॉलिसी भी स्टार्ट करी है, जैसे कि आपका मोबाइल परचेज वाली पॉलिसी है। वो तो जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मोबाइल परचेज क्या होता है, बट ये इनकी पॉलिसी है, इसमें आपको डिडक्शन मिलता है अगर आप मोबाइल खरीदते हो उनकी तरफ से, तो आपको काफी सारे डिडक्शंस मिलते हैं। सही साथ में आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है जिसका बेस कवर अप टू 5 लाख तक होता है, और जिसमें आप, ये ग्रुप मेंबर्स वाला होता है तो उसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट्स को भी एनरोल करवा सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज भी एक्सेंचर की तरफ से प्रोवाइड आपको कराई जाती हैं। अब अगर बात करूं ट्रेनिंग्स की, तो देखो यहाँ पर ट्रेनिंग्स को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्री ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट एंड पोस्ट ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग्स। अब प्री ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट क्या है? देखो जब आप एक्सेंचर में जा रहे हो तो आपको एक बिजनेस यूनिट मतलब बीयू अलाइन कराई जाती है। अब बिजनेस यूनिट का मतलब क्या है कि आप किस सर्विस लाइन पे जा रहे हो, किस टेक स्टैक पे जा रहे हो, वो आपका डिसाइड किया जाता है। उसके हिसाब से आपको प्री ऑनबोर्डिंग अराउंड 1 मंथ की ट्रेनिंग के लिए कोर्सेज भेजे जाते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद से सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे होते हो। ये जो 1 महीने का कोर्स होगा लगभग अराउंड हो सकता है, मतलब 3 से 4 वीक्स का, 1 महीने तक का कोर्स होता है, ये प्री ऑनबोर्डिंग होता है, मतलब आपके ऑनबोर्डिंग से पहले वाली ट्रेनिंग होती है। फिर आपकी पोस्ट ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग्स होती हैं। अब पोस्ट ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग्स भी आपकी 2 वीक से लेके अप टू 8 वीक्स तक हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको बिजनेस यूनिट क्या मिला है, टेक स्टैक क्या मिला है। अगर कोई डिफिकल्ट टेक स्टैक है तो ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग्स ज्यादा होंगी, अगर थोड़ा इजी टेक स्टैक है तो कम ट्रेनिंग्स होंगी। अब असेसमेंट इज मैंडेटरी टू क्लियर, नो री अटेम्प्ट। अब ये मैं बता रहा हूँ 2022 का, ठीक है। 2022 का मैं आपको स्टेट्स बता रहा हूँ बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड हैज ज्वाइंड द एक्सेंचर और उनका ये रिपोर्ट था 2022 में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो नो रीअटेम्प्ट, तो उनका असेसमेंट हुआ था विच इज मैंडेटरी टू क्लियर, एंड लेवल ऑफ एग्जाम इज वेरी इजी 95%, और इससे ज्यादा ही 95% प्लस एम्प्लॉइज इजीली क्रैक इट। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत इजी होता है। सो जो भी आपकी ट्रेनिंग्स होगी उस पर बेस्ड पे एक फाइनल असेसमेंट होता है जिसपे आपको एवेल्युएट किया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखना। अब अगर बात करूं जॉब रोल की, सो व्हाट इज द जॉब रोल्स? सो फर्स्ट है ऐप एंड क्लाउड इंजीनियरिंग। सो टोटली मैं बिजनेस यूनिट को अगर बोलूं तो एक्सेंचर को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं जो कि एक्सेंचर की ऑफिशियल वेबसाइट बोलती है। अब ऐप एंड क्लाउड इंजीनियरिंग की बात करूं तो देखो, आइडेंटिफाई एंड सॉल्व इश्यूज विद इन द एप्लीकेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्राइव रिजोल्यूशन फॉर फंक्शनल टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज फॉर द क्लाइंट, गाइड क्लाइंट्स विद अ वैरायटी ऑफ एक्सपर्टीज, फोकस ऑन ड्राइविंग ऑटोमेशन सेल्फ सर्विस इवॉल्विंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट। सो एप्लीकेशन और क्लाउड इंजीनियरिंग में क्या होता है, बेसिकली आपकी जो पूरी वेबसाइट है, जो आपका कोई भी अगर आपका एप्लीकेशन बना हुआ है, तो अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में या पूरे एप्लीकेशन में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो आप बेसिकली उनको रिजॉल्व करने का काम करते हो। सही साथ में आप क्लाइंट की कोई न्यू रिक्वायरमेंट आती है तो आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हो, उनके फीचर्स के बारे में समझते हो कि क्लाइंट एप्लीकेशन में और क्या चाहता है, और फिर आप उसका
टेक्निकल एक हम कहते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, काफ़ी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, आप उस पे काम करोगे और आप उसके सॉल्यूशंस पे भी काम करते हो, तो वो ऐप एंड क्लाउड इंजीनियरिंग के अंदर रखा जाता है, जिसपे आप पूरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हो। सही साथ में आपको क्लाइंट इंटरेक्शन भी करना होता है, फंक्शनल भी टर्म समझने होते हैं और टेक्निकल टर्म्स भी समझने होते हैं। अगर मैं बात करूं जॉब रोल की, तो जॉब रोल में आपका नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विसेज, जिसमें एनेबल प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इंक्रीज द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डिलीवरी, सपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन द टेक्नोलॉजी डिलीवरी centers by tracking and managing project management office activities, proactively monitor, manage, report and execution of delivery and solve issues, manage multiple stakeholders to align प्रायोरिटीज एंड डायरेक्शन। अब बेसिकली प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विसेज क्या होता है, अगर इसको मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं, तो ये होता है पीएमओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, ठीक है। अब ये पीएमओ का क्या मतलब है, पीएमओ का मतलब सीधे मतलब है, सपोज 15 टीम्स काम कर रही हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर, ठीक है। अब क्या होता है कि उन 15 टीम में डिफरेंट डिफरेंट टास्क अलाइन किए जाते हैं, उसके लिए एक सेंट्रल ब्रिज रखा जाता है। अब ये सेंट्रल ब्रिज क्या होता है, सेंट्रल ब्रिज का मतलब होता है एक कॉमन मीटिंग, और कॉमन मीटिंग को कौन मैनेज कर रहा होता है, पीएमओ। अब बेसिकली उस सेंट्रल पिच में क्या होगा, अगर उन 15 टीम्स को आपस में इंटरेक्ट करना है, तो उनको मैनेज करने का काम होता है पीएमओ का। प्लस किस टीम ने कितना काम किया, टेस्टिंग कैसे चल रही है, कितनी चीजें एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, कितनी नहीं हो चुकी हैं। और अगर आपको ये सुनने में इजी लग रहा था, पीएमओ इज मोस्ट डिफिकल्ट वर्क, अगर मैं आपको बताऊं तो मोस्ट डिफिकल्ट वर्क। तो ये सब मैनेजमेंट का काम जितना भी होता है वो पीएमओ के ऊपर होता है, बिकॉज जब भी क्लाइंट साइड से कोई भी क्वेश्चन आएगा कि डिले क्यों हो रहा है, या जो एक प्लान बनता है, बेसिकली अगर आपने नाम सुना हो स्क्रम मास्टर, जो कि पूरा प्लान क्रिएट करते हैं, स्क्रम मास्टर्स, ठीक है। सो या फिर आपकी जो पूरी डेवलपमेंट की प्रोसेस चल रही है वो पीएमओ के अंदर होती है, तो वो उन पर क्वेश्चंस होता है अगर आपके एग्जीक्यूशन प्लान में कोई गड़बड़ आती है, या जो कि रिपोर्ट्स हैं वो पूरा डिलीवरी का काम करती है पीएमओ की टीम। साथ ही साथ में अलग अलग टीम से इंटरेक्ट करना, बात करना, रिपोर्ट्स लेना, ये सारे काम होते हैं पीएमओ के। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब रोल, वो होता है लो एंड नो कोड ऐप डेवलपमेंट, डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग अ लो कोड डेवलपमेंट प्रोग्राम सेटअप। ये आप तीनों पॉइंट्स पढ़ सकते हो। अब बेसिकली इसमें क्या है कि कुछ टूल्स होते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत ही कोड करना पड़ता है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा बहुत रिसर्च करके एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दूं तो एक होता है अपन का एसएपी बीआईए, ठीक है, ये बिल्कुल न्यू आया है। ऐसे काफी सारे टूल्स आ गए हैं मार्केट में, ठीक है। तो इनका यूज करके आप लो कोड से डेवलपमेंट कर सकते हो, तो ये वाला आपको फंक्शनल इसमें दिया जाता है। बाकी ये टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, क्रिएशन ऑफ टेस्ट डिजाइन, टेस्ट प्रोसेस, टेस्ट केस डेटा, टेस्ट डेटा, अप्लाई बिजनेस एंड फंक्शनल नॉलेज, इंक्लूड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, रिस्पॉन्सिबल डिजाइनिंग टेस्टिंग सिनेरियोज, प्रिपेयर ऑल रिपोर्ट्स। तो बेसिकली ये पूरा आपका टेस्टिंग वाला रोल है। अब टेस्टिंग वाले रोल में तो आपको पता ही होगा, कोई एप्लीकेशन डेवलप है तो उसके सारी प्रकार की टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये सारी जो टेस्टिंग कंडक्ट कराई जाती है, जितने भी फेजेस में प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जाता है, चाहे वो कट ओवर फेज हो, प्री कट ओवर हो, मॉक कट ओवर हो, तो ये काफी सारे फेजेस होते हैं प्रोजेक्ट के, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग होती है। अब ये कैसे होती है, जैसे हम जिसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है, यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट टेस्ट किया जा रहा है, एक कोई कंपोनेंट है वो टेस्ट किया जा रहा है। फिर आती है अपनी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि हम सिनेरियोज बनाते हैं बेसिकली। अब सिनेरियोज में हो सकता है हमने दो कंपोनेंट को आपस में इंटरेक्ट कराया, क्योंकि दोनों एक दूसरे का यूज कर रहे हैं, फिर दोनों मिलाकर कैसा परफॉर्म करेंगे वो होगी हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फिर होती है अपन की इंटीग्रेशन के बाद होती है सिनेरियो इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो सिनेरियो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होती है कि जैसे एक ये पर्टिकुलर सिनेरियो है, ऐसे ही एक और कोई पर्टिकुलर सिनेरियो बना और उन दोनों को मिला के हम टेस्ट करते हैं, तो वो सिनेरियो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। फिर उसके बाद इसको पूरे कंपोनेंट में डाला जाता है, फिर वो कंपोनेंट टेस्टिंग। ऐसे आप ये समझते हो एक ट्री हायरार्की वाला स्ट्रक्चर है, हम बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी टेस्टिंग हुई, फिर हम ऊपर बढ़ेंगे, इसकी टेस्टिंग हुई, ऊपर बढ़ेंगे, फिर इसकी टेस्टिंग हुई, इसकी टेस्टिंग हुई, फिर इससे और ऊपर जाएगा। तो ऐसे एक हायरार्की में टेस्टिंग होती है। तो वो पूरा डिजाइन करना, एक एक कंपोनेंट की टेस्टिंग करना, वो सारा इस जॉब रोल में आता है। हाइक की बात करते हैं, तो हाइक की बात करें तो ईयरली हाइक डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस, यू मे गेट डिफॉल्ट हाइक फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रमोशंस आर टाइमली। सो ईयरली हाइक डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, देखो आपको जो रेटिंग सिस्टम होता है उस हिसाब से रेटिंग मिलती है। अगर आपको टॉप रेटिंग मिलती है तो ऑब्वियसली उस टाइम के मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको 30 से 40% तक की भी हाइक्स मिल सकती हैं। साथ ही साथ में अगर आप बिल्कुल एक्सेप्शनल में जा रहे हो, बाकी अगर आप एवरेज में रहते हो तो 10 to 30% के बीच में कहीं ना कहीं आपकी रेटिंग्स लाई करती है, और अगर आपका बिलो परफॉर्मेंस है तो आपको 0 to 10% पे रेटिंग्स आपकी वो अपनी की जो हाइक्स हैं वो लाई करती हैं। एंड फर्स्ट ईयर के लिए आपकी डिफॉल्ट हाइक्स हो सकती हैं, और प्रमोशंस आर टाइमली। अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है तो एक्सेंचर जनरली प्रमोशन
प्रमोशंस आपको टाइमली देती है। सो आई होप मैंने सारे सिनेरियो क्लियर किए हैं इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।